Hello friends, welcome to all of you in our study channel San Physics classes and I am अभिषेक दुबे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर जो हमारा मोशंस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करके जिसमें इसमें भी हमने दो वीडियोस डाल दिए हैं। फोर्स के बारे में, फोर्स का पहला है वीडियो और लॉज ऑफ मोशन पे हमने दूसरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया गया है, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। जिसमें हमने कम्प्लीटली फोर्स के बारे में भी और लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी कंप्लीट डिटेल से बता दिया है, डिस्कशन किया हुआ है। ठीक, तो अगर आप उसमें सिलेबस में अपने देखेंगे इस वाले सेकंड चैप्टर के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, तो उसमें हमें एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पहला ये टॉपिक बचा हुआ होगा। इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम और फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये इतने टॉपिक्स और सबसे लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही इतने आपके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद बचे हुए होंगे। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पहले बता दिया है, तो ये तो हमारा कंप्लीट। इनर्शिया एंड मास, तो मास और इनर्शिया किस में है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ये भी हो गया है। मोमेंटम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आता है, ये भी हमने बता दिया है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ बल और त्वरण का, कि बल और त्वरण में संबंध कैसा है। तो अगर आप फोर्स का फार्मूला देखेंगे जो कि हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया था, तो इसमें है F = ma। ठीक, तो अगर यहाँ से हम निकालें तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? A के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे फोर्स जितना बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी उसी के हिसाब से या त्वरण भी उसी के हिसाब से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसे हिंदी में संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है, ये ऊपर होने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक आपसे एक क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज प्लूरल ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का प्लूरल क्या होगा, मोमेंटम का बहुवचन क्या होगा, आप सोचते रहिए, सबसे बाद में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हिंदी वाले लिख लें संवेग संरक्षण का नियम। संवेग, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम। तो इसमें देखिए इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम जो है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो निकालेंगे उसकी जब वैल्यू, तो वो हमेशा बराबर उतनी ही आएगी, चाहे उसमें कोई परिवर्तन हो जाए चाहे कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए भी थोड़ा नोट कर लीजिए, पहले समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट हमसे ये कहता है कि द टोटल मोमेंटम बिफोर, मतलब क्या हुआ कि पहले, बिफोर अ कोलिजन। देखिए एक नया शब्द यहाँ पे आया है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव, हिंदी वाले लिख लें टकराव। इज इक्वल टू, देखिए पूरा नोट कर लीजिए फिर समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम, इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम। अभी ऊपर हमने क्या लिखा कि बिफोर, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर। आफ्टर किसके? आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराव। इफ, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन मस्ट है इसके लिए कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सिस्टम क्या है? सिस्टम वो चीज़ होती है कि जिसके बारे में हम सोच रहे हों
या जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसी को सिस्टम कहा जाता है। जब आप अपनी 11th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग 2 चीज़ें आती हैं, तो वही कहा जाता है कि जिसके बारे में हम सोचें वो सिस्टम, उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सराउंडिंग। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर अ कोलिजन, टोटल मतलब कुल संवेग, बिफोर अ कोलिजन टकराव के पहले, इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मतलब कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम मोमेंटम निकालेंगे तो वो जितना पहले रहेगा उतना ही बाद में भी आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कब? उसके कोलिजन होने से या टकराव होने से। मतलब ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी ए है और ये कोई बॉडी कौन सी है, बी, ठीक। तो ये बॉडी इससे जब टकरा जाएगी कभी, मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों ऐसे टकरा गई, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो जो मोमेंटम यहाँ पर होगा दोनों को ऐड करने के बाद वही मोमेंटम हमारा ए और बी का अलग अलग निकालेंगे, निकाल कर जोड़ दें तब भी उतना ही आएगा, ठीक। तो यही है संवेग संरक्षण का नियम। अब इसका प्रूफ जो है वो भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता भी है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर करके जाएं। और इस वाले चैप्टर से बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो उसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा लॉ ऑफ मोशन। दोनों एग्जाम में आते ज़रूर हैं। तो समझ में आना क्या है, कंजर्वेशन का मतलब कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो उतना ही है कि जैसे मान लीजिए कि इसका मोमेंटम अगर निकालते थे 4 आता और इसका 3 आता, तो ऐड करने के बाद दोनों कितना होता, 100 7। वही अगर यहाँ पर टोटल निकालेंगे तब भी 7 ही आएगा। हो सकता है कि बी का, जैसे बताया था ना कि हो सकता है बी का 2 हो जाए, इसका 5 हो जाए, लेकिन टोटल जो होगा टोटल वो 7 के ही बराबर आएगा। तो देखिए प्रूफ में इसके क्या है, ये देखिए, सपोज मान लीजिए देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, मास इसका एम ए है, इसका एम बी। ये सारी एजम्पशंस हैं, ए नीचे लिखा गया है ताकि पता चले कि मास ए का है और ये बी का है, ठीक। रिस्पेक्टिवली क्रमशः ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चल रही हैं, ये भी इधर को ही जा रही है, ये वाली भी इधर को ही जा रही है। अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में, एट डिफरेंट वेलोसिटीज, अलग अलग वेगों से, यू ए एंड यू बी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो यू ए क्या हो गया कि ये ए ऑब्जेक्ट की, इस वाली ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड है, और यू बी, बी वाली ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है। हमने आपको बताया भी था ना कि यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए लिखा जाता है और बी फाइनल के लिए, ये रिस्पेक्टिवली। एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल फोर्स, पीछे भी हमने देखा भी था ना, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन ये है कि यू ए जो है वो यू बी से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। देखिए ये लिखने का क्या मतलब है कि अगर इस वाली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इससे ज़्यादा नहीं होगी तो क्या आपको लगता है कि दोनों कभी टकराएंगी? जैसे मान लीजिए आगे वाली जो है वो 60 की स्पीड से चल रही हो, पीछे वाली 40 की रफ्तार से, तो दोनों को टकराने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए पीछे वाली जो है ये हमारा ए है समय पर, इसकी वेलोसिटी जो है थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। ये यू ए यू बी, ये बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब कोलिजन होते समय ये पीछे से आ रही थी, आगे जा रही थी, दोनों आके टकरा गई एक जगह पर। ये ए है, ये बी ऑब्जेक्ट है, टकराने के बाद से फिर एम ए, ये इसकी भी वेलोसिटी बदल गई और इसकी भी वेलोसिटी बदल गई। किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी ये बात बाद की है, पहले हमें केवल इतना जानना है कि दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या था पूरा समझ में आया ना, क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, इसका मास एम ए, इसका मास एम बी, इनिशियल वेलोसिटी यू ए यू बी, ये बिफोर कोलिजन है, एक ही दिशा में चल रही थी, ये वाली वेलोसिटी यू बी से ज़्यादा थी, इनका कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद में एम ए और एम बी फिर चल पड़ी, लेकिन इनकी वेलोसिटी जो है वो यू ए और यू बी हो गई, सॉरी बी ए एंड बी बी हो गई। किसके ज़्यादा होगी किसके कम यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस यही है कि वेलोसिटी बदल जाएगी, ये इनिशियल है ये फाइनल है। ये इसका पूरा सेटअप हो गया। अब सेटअप के बाद में देखिए ये, अब यहाँ से हमें निकालना है कि कैसे हमारा ये आएगा। तो मोमेंटम ऑफ ए,
नाउ अब क्या होगा कि मोमेंटम ऑफ ए निकालेंगे और मोमेंटम ऑफ बी निकालेंगे। मोमेंटम का फार्मूला हमने आपको बताया था कि P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम P से लिखा जाता है। ठीक, तो ये आ गया मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम किसका निकालना है, पहले ए का। तो ए का मोमेंटम में क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले एम ए एंड यू ए। पहले मास इसका यू एम ए था और वेलोसिटी बी यू ए थी। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, मास तो वही रह गया लेकिन वेलोसिटी बी ए हो गई। इसी तरह से बी के लिए निकालेंगे तो बिफोर कोलिजन एम बी यू बी, आफ्टर कोलिजन एम बी वी बी। कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है। अब देखिए मोमेंटम निकाल लिया गया। अब मोमेंटम के बाद में हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए स्मॉल ए ऑफ ए, मतलब क्या हुआ एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाए कितना। एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है ना, v माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका आ जाएगा वी ए फाइनल वेलोसिटी माइनस यू ए इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, मान लीजिए टी टाइम है। और इसी तरह से बी के लिए निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑन बी, ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस यू बी बाई टी। ठीक, मोमेंटम निकाल लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिए, ए का अलग बी का अलग, दोनों का अलग अलग। अब देखिए हम क्या करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पिछले वीडियो में हमने बताया भी है, तो जाकर देख सकते हैं। तो इसमें वही था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसमें हमने आपको ये रिलेशन में लिखवाया हुआ है कि एफ ए बी फोर्स ऑन ए बाई बी, ऐसे पढ़ा जाता है कि फोर्स ऑन ए बॉडी पर लगा हुआ फोर्स बी के द्वारा बराबर होता है एफ बी ए। एफ फोर्स लगाया गया बी पर ए के द्वारा, लेकिन शर्त यह होती है कि ये निगेटिव में होता है, माइनस में। माइनस मतलब क्या है कि जैसे इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी तो इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। उसमें बताया था कि जैसे बॉल को आप जब वॉल पे मारते हैं दीवार पर, तो दीवार आपको बॉल वापस करती है, लेकिन कि जैसे आप इधर से मारेंगे तो वो उल्टा देगी ना, तो वही चीज़ है माइनस। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम में वेलोसिटी होती है, फोर्स में एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो फोर्स में अब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी कितना आ जाएगा, एम ए इंटू ए, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। और एम ए बी के लिए आ जाएगा, देखिए ऑन बी है ना, ऑन बी, तो बी पर है तो बी वाला ही निकाला जाएगा। तो एम बी ए बी एम ए इंटू ए मीन्स एक्सेलरेशन ऑन ए का फार्मूला क्या आया था, ये वी ए माइनस यू ए बाई टी, वी ए माइनस यू ए बाई टी इज इक्वल टू माइनस एम बी, मास पीछे माना हुआ है, ए बी यहाँ से आ गया, ये नोट कर दिए। दोनों नोट करने के बाद क्या हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको ऐसे बता दें कि जैसे कभी ऐसा दिया गया है जैसे 2/3 इंटू 2/3, ऐसे नहीं, आप उसी में समझिए। जैसे दिया गया है एक्स बाई वाई इज इक्वल टू जेड बाई वाई, तो अगर डिनोमिनेटर कभी सेम रहता है तो ये कट के एक्स इज इक्वल टू जेड हो जाता है। देखिए ये हुआ कैसे, समझ लीजिए थोड़ा। जैसे मानिए कि कितना था, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू वाई अपॉन वाई। मतलब क्या हो रहा है कि इसको हम इधर देख, इधर डिनोमिनेटर में है या डिवीजन में, इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाए, भाग में है तो गुणा में हो गया, और वाई से वाई यहाँ पर कट गया, एक्स इज इक्वल टू जेड आ गया। तो वही यहाँ पे किए हैं, इसमें भी टी था इसमें भी टी था। कंडीशन ये मस्ट होती है कि तो पूरा मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। टी से टी कट गया, हमारा आ गया एम ए इंटू वी ए। अब इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक बार इससे करेंगे एक बार इससे करेंगे। एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस और एम बी वी बी माइनस में आ गया, और माइनस माइनस ए वाला हो जाएगा प्लस एम बी, यहाँ पर यू लिख लीजिए यू बी। ठीक, अब देखिए
रीअरेंज कर देंगे तो आ जाएगा MAVA प्लस MBVB, इधर माइनस में था, ये वाला इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू MAUA, ये माइनस में इधर आएगा तो इक्वल टू उधर तो प्लस, और ये वाला पहले से प्लस है MBVB। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि MAVA MBVA मतलब क्या हुआ कि जितना बाद में मोमेंटम कुल मिला के आ रहा है, ये मोमेंटम ही तो है ना, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम जितना ए और बी का ऐड करके वी वाले में आ रहा है उतना ही यू वाले में भी आ रहा है, ये यहाँ पर यू होगा। यू मतलब क्या हुआ कि उसके वेग जो है वो बदला नहीं, मोमेंटम संवेग जो है वो बदला नहीं। देखिए फिर साफ साफ देख के बता रहे हैं क्या हुआ। इसका आंसर ऐसे आ गया MAVA प्लस MBVB किसके बराबर आया, ये MAUA प्लस MBUB। समझे नहीं समझे क्या हुआ इसमें कि MAUVA जितना आ रहा है और MBVB जितना आ रहा है, दोनों का सब प्लस जो है एडिशन वो इसके बराबर आ रहा है, ये हो जाती है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसके बराबर आ गया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है तो ये बिफोर हो गया, बी इसमें फाइनल दी गई है तो वो आफ्टर हो गया। मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं, बहुत बच्चे इसमें भूल जाते हैं हमेशा, वो याद नहीं कर पाते कि कैसे क्या लिखना है इसमें। देखिए सीधा सीधा यही है कि एक तरफ आपको MV मतलब कि एक तरफ आपको A का मास और A की फाइनल वेलोसिटी, B का मास B की फाइनल वेलोसिटी एक तरफ लिखनी है, और इनिशियल वेलोसिटी वाला एक तरफ लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी वाले दोनों एक तरफ लिखने हैं, फाइनल वेलोसिटी वाले दोनों एक तरफ लिखने हैं। देखिए MAVA किसका, A का, MVB का, VB वाला एक तरफ, UU वाला एक तरफ, AA मास तो दोनों का दोनों तरफ रहेगा ही। वैसे भी कहीं कहीं ये आपको देखेंगे तो इसमें 1-2 करके लिखा रहता है, तो ऐसे लिखा हो सकता है कि लिखा रहे M1V1 प्लस M2V2। देख रहे हैं ना कैसे क्या हो रहा है कि जो है उसी के साथ एक बार VB वाला दोनों और उसके बाद में फिर UU वाला दोनों, M2U2 प्लस M2V2। सॉरी ये 1 है। U एक तरफ U एक तरफ V, M1 M2 M1 M2। यही आपको इसको याद करने का तरीका है कि सीधा सीधा आप जान लीजिए एक तरफ हमें V वाला लिखना है और एक तरफ हमें U वाला लिखना है। तो यही आपका इसका प्रूफ था, प्रूफ हमारा यही आ गया है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अगर कहीं भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो आप जाके पीछे से रिवाइज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इससे हमें निकल के क्या आ जाए वो हमने सबसे पहले लिखवा दिया है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन if there is no external force and U is equal to if there is no external force on the system। बात खत्म। ये इसका स्टेटमेंट, ये प्रूफ है। प्रूफ यहाँ से शुरू होकर 2 पेज तक आ रहा है। ये हमारा रिजल्ट आखिरी में। रिजल्ट आप जरूर याद किए रहें क्योंकि इससे न्यूमेरिकल लगाने में भी काम आएगा। याद करने का तरीका बता दिया है कि एक तरफ V वाले दोनों और एक तरफ U वाले दोनों, MA दोनों तरफ रहेगा। एक तरफ VABB एक तरफ UAUB। तो चलिए अब इसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका लिटरेचर टाइप थे एक आध दो, तो हमने पहले लिख लिया है। आपको समझना है, पॉज करके नोट कर सकते हैं, और जो न्यूमेरिकल टाइप है वो हम करके समझा देंगे। तो देखिए सब ठीक, तो शुरू करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो
तो आप पीछे रिवर्स करके देखिए, 100% समझ में आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। और ये भी रिकमेंडेशन है कि आप देखें ज़रूर, आपको रिज़ल्ट उसका जो है वो ज़रूर याद होना चाहिए। रिज़ल्ट चाहिए एक बार फिर से बोलिए, देखें क्या आता है। फिर 1-2 के लैंग्वेज में बोलिए, M1 V1 प्लस M2 V2, एक तरफ V वाला और दूसरी तरफ M1 U1 प्लस M2 U2, एक तरफ V एक तरफ U। देखिए फोर्स स्क्वायर में से दे रहे हैं, ज़्यादा कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है फार्मूला। तो शुरू करिए। पहले इंटेक्स क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, क्या एक्शन फोर्स हमेशा रिएक्शन फोर्स के बराबर ही रहेगा। एक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, क्रियाबल, क्रियाबल, और रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया बल। मतलब क्रिया मतलब कि जो हम करें, प्रतिक्रिया मतलब जो हमें प्राप्त हो। हम दीवार पे बॉल को मारे और दीवार ने हमें बॉल वापस कर दी, तो हमने जो किया वो क्रिया, दीवार ने जो किया वो प्रतिक्रिया। तो वही पूछा है क्या हमेशा बराबर होता है, तो हाँ बराबर होता है। और ये हमें पता कहाँ चला, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, जो कहता है कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। वही चीज़ है कि उनकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। घोड़ा जो है वो गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी जो होती है उसे कैसे खींच देता है। सेम क्वेश्चन आपको क्लास 11th में भी मिलेगा, तो वहाँ विस्तार से बताया जाता है पूरा, लेकिन यहाँ आप लिटरेचर के रूप में यही इतना आप नोट कर लें, एग्जाम में लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। बाकी 11th में इसका पूरा फिनोमेना बताया जाता है कि वो पैर से पीछे ज़मीन को ढकेलता है, ज़मीन आगे ढकेलती है। तो इसमें क्या लिखा है कि द हॉर्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर वो एक फोर्स लगाता है विथ इट्स फीट, अपने पैर से, व्हाइल वॉकिंग, चलते समय। द ग्राउंड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फीट ऑफ द हॉर्स। समझ में आया ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक घोड़े का पैर है, तो घोड़ा जब चलेगा तो वो ऐसे फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, और जब वो पीछे की तरफ लगाएगा तो ज़मीन जो है वो उसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। हॉर्स ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये ज़मीन उसको आगे की तरफ धक्का देगी। ऑन द फीट ऑफ द हॉर्स विच इनेबल्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड द कार्ट टू पुल, कार्ट इज पुल्ड बाय द हॉर्स। और इसी तरह से घोड़ा गाड़ी जो है, कार्ट जो है वो आगे चली जाती है। तो इसे आप नोट कर लें, इसमें है यही चीज़ में ये बताया गया है कि हॉर्स जो है वो अपने पैर से ज़मीन पर फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, और ज़मीन उसे की थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अपोजिट में इक्वल फोर्स लगाती है रिएक्शन फोर्स के रूप में, जो उसको आगे ढकेलने का प्रयास करता है। ठीक, यह हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, एक्सप्लेन हाउ इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स विच एक्सर्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। ये जो है ये उसमें है अग्निशमन। अग्निशमन समझ रहे हैं ना, कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने आते हैं, वही है ये अग्निशमन। तो इसमें कहा है कि जैसे पानी मारते रहते हैं, आप देखे हों, तो आग बुझाने के लिए जब पानी मारते हैं तो उसमें पानी बहुत स्पीड से निकलता है, जिसकी वजह से उस पाइप को पकड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही कहे हैं कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन, एक आग बुझाने वाले व्यक्ति के लिए, टू होल्ड अ होज, होज मतलब वही पाइप जिससे पानी निकलता है ऐसे, वही विच इजेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी से बहुत तेज़ पानी निकलता है, तो उसे संभालना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो इसमें वही आपका है कौन सा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना फोर्स पानी आगे लगाएगा उतना ही फोर्स पाइप जो है वो हमें पीछे लगाने की कोशिश करेगी। समझे ना क्या है कि जितने फोर्स से पानी आगे निकल रहा है वो एक्शन किया, और उसी के रिएक्शन फोर्स में हमें उतना ही फोर्स पीछे की तरफ मिलेगा। तो कैसे इसमें लिखा जाएगा कि द वाटर दैट इज इजेक्टेड, मतलब निकलता है, आउट फ्रॉम द होज, मतलब पाइप से आगे तरफ निकलता है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कम्स आउट विथ लॉस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोमेंटम मतलब क्या हुआ कि मास तो मान लीजिए फिक्स ही है, ये वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से पानी निकलता है ना। और मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी दो ही चीज़ से मिलकर बनेगा।
तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें पानी जो है वो काफ़ी तेज़ से आगे फोर्स लगाता है, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और मोमेंटम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज डेवलप्ड इन द हॉर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस द हॉर्स इज पुल्ड बैकवर्ड, बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू द लार्ज मोमेंटम। इसमें मोमेंटम के बारे में बताया गया है। थर्ड ऑफ मोशन भी अगर आप लिख देंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो थर्ड ऑफ मोशन वाला ही है। ठीक, इसमें दोनों में थर्ड ऑफ मोशन लग रही थी, हॉर्स के पुल करने में कार्ट को, और होज एंड फायरमैन में, दोनों आपका हो गया। तीसरे में आपकी जो भी पीछे हमने जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, उसी के बेस्ड जो न्यूमेरिकल हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। अब देखिए इसमें हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक हमें दिया है राइफल और दूसरा दिया है बुलेट। हम इसको चाहे 1A भी करके मान लें, चाहे 1-2 करके मान लें, तो हम इसमें A मानते हैं। मान लीजिए कि राइफल हमारी ऑब्जेक्ट A है, बुलेट हमारी ऑब्जेक्ट जो है कौन सी है, B। ठीक, तो मास ऑफ A, राइफल का वजन दिया गया है 4 किलोग्राम, राइफल का वजन 4 किलोग्राम, और बुलेट का वजन मतलब क्या हुआ कि MB कितना है, 50 ग्राम, 50 ग्राम। ठीक, इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी लिखी हुई है, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो इनिशियल वेलोसिटी होगी किसकी, VB इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। हाँ, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। रिक्वायर्ड वेलोसिटी का यही पूछा है कि VA कितना होगा। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक राइफल से हमने गोली दागी, गोली जो है वो हमारी गोली है आगे की तरफ निकली और इतनी वेलोसिटी से 35 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो हमसे ये पूछा है कि हमारी जो गन है वो कितने स्पीड से पीछे आएगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि इसने आपसे फाइनल नहीं बल्कि इनिशियल पूछा है। ठीक, तो अब फाइनल कहीं बात ही नहीं है, जहाँ पर हमें 20 मल्टीप्लाई करना था वहाँ तो 0 आ जाएगा पूरा। तो हमारी क्या आ गया कि देखिए, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा कि MA VA ना प्लस क्या होता था, ये तो होता था ना MB VB, एक तरफ VB वाला दूसरी तरफ U वाला, MB UB प्लस MA U, आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए V वाला जहाँ है, V तो इसमें कुछ दी ही नहीं गई है, तो V तो हमारी आ जाएगी कितनी, 0 0 ना। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया कि MB UB इज इक्वल टू माइनस MA UA। ठीक, तो इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसमें एक चीज़ और कर लीजिए, जैसे ग्राम में दिया गया है, जिसको अगर किलोग्राम में बदल दिया तो हमारा इतना आ जाएगा ये। ठीक है ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमने आपको पहले आपको बताया था कि किलोग्राम ऐसे लिख लीजिए 1000 ग्राम बराबर 5 ग्राम, इसे इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका जो है वो आ जाएगा 0.05 आएगा। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ B कितना दिया गया है, 0.05 किलोग्राम, इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, 35 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस, ठीक है, चाहे माइनस करके देखे थे, चाहे यहीं पर ऐसे इक्वल टू 0 कर देते, तभी हमारा आंसर आ जाता। कोई तो है नहीं, तो पूरा 0 बराबर हो गया ना, तो 0 आ जाता, ये भी ठीक है, सेम इधर दे आए हैं। तो माइनस MA 4 किलोग्राम इंटू UA, हमें ये निकालना ही है UA। ठीक, तो हमारा UA कितना आ जाएगा, UA की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.05
इंटू 35/4, किसमें, माइनस में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.75/4 UA इज इक्वल टू 0.437 मीटर पर सेकेंड। समझा कैसे हुआ। फाइनल वेलोसिटी इसमें हमें दी नहीं गई थी, इसलिए ये हमारा 0 के बराबर आ गया। हमारा बचा कुल मिला के इतना भाग। हमने इसको इस तरफ ले आया, एम ए यू ए को इस तरफ, ये हमारा माइनस में आ गया, ये हमारा प्लस में बना हुआ है। सबकी वैल्यू रखिए, सॉल्व किया, आंसर हमारा ये आ गया। यहाँ पे आंसर माइनस में आया है, तो आप चाहें तो लिख दीजिए कि नेगेटिव साइन शोज रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन वेलोसिटी, और या फिर वेलोसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन तो समझ में आया ना क्या हुआ। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कि पीछे की तरफ, जैसे गोली हमारी इधर निकलेगी तो बंदूक इधर झटका मारेगी। तो आपको ये चीज़ें पहले वाले वीडियो में बताया था, सॉरी एक जॉब मोशन वीडियो में बताया था कि ऐसा होता ज़रूर है। इसमें जितने वेलोसिटी से आगे जाए उतने वेलोसिटी से पीछे अभी आता, झटका पीछे मारती है। तो यही वेलोसिटी हमारे तीसरे क्वेश्चन में आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन में था नहीं, बस वही आपको पता करना था कौन सी चीज़ें क्या हैं, और उसके बाद में आप सॉल्व कर देते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन मेन वही है। फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप इसका डेरिवेशन और इसका रिजल्ट ज़रूर याद किए रहिए। याद करने का तरीका वही है कि एक तरफ यू वाला, एक तरफ यू वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तरफ बढ़ते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। 2 ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं, तो हम पहले को मान लें ऑब्जेक्ट ए, दूसरे को मान लें ऑब्जेक्ट बी। देखिए हो सकता है कि आपके जो क्लास वाले टीचर हों वो आपको 1-2 करके पढ़ाए हों, करके बताए हों, तो आप फार्मूला बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ए की जगह पर 1 लिख दीजिए, बी की जगह 2 लिख दीजिए, जैसे भी हो। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट ए का मास दिया गया है 100 ग्राम, तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना है 0.1 किलोग्राम। और ऑब्जेक्ट ऑफ बी, या सॉरी मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब क्या हो गया 0.2 किलोग्राम। फिर आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पर चल रही हैं। डायरेक्शन लाइन का मतलब होना चाहिए ना कि टकराना चाहिए कहीं ना कहीं आके, तो वही लिखा हुआ है विथ वेलोसिटीज। इसकी अब देखिए विथ वेलोसिटीज मतलब इनिशियल दी गई है। आप ध्यान रखें कि इसमें दिया गया रहेगा मूविंग मतलब चल रही है मतलब उसी से, और पहुंचेगी मतलब फाइनल। तो इनिशियल दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट। अब देखिए इसमें वही लिखा है कि कोलिजन हो गया, टकराव हो गया, और टकराव के बाद पहली जो ऑब्जेक्ट थी उसकी स्पीड इतनी हो गई, और आप सेकंड की जो स्पीड है वही आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आना क्या है। 2 ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं, दोनों का मास दिया गया है, इनिशियल स्पीड दी गई है, दूसरी की फाइनल दी गई है, और आपसे ओवरऑल पूछा है कि इसकी स्पीड कितनी आएगी फाइनल वाले बी ऑब्जेक्ट की। तो हमारा एक कैमरा आगे गिर जा रहा है, बड़ी दिक्कत है। ठीक, तो ये हमारी इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब इनिशियल दोनों की दी है, फाइनल बी वेलोसिटी, बी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा है। ठीक, तो वही आप देखिए सीधा सीधा क्या कि फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन न्यूमेरिकल में ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश में परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और बाकी लैंग्वेज आप थोड़ा इंग्लिश को हिंदी में लिख के समझ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो उसमें हिंदी में बताया ना हो। लिख रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी वाले लिख सकते हैं यही कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, बस बात खत्म। ठीक, तो क्या था हमारा MA BA प्लस
एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक, ए बी करके दिया गया है, बी बी एक साथ, यू यू एक साथ। तो पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, अगर आपको आ जा रहा है मतलब आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से कोशिश करिए। हम बाकी पॉज करके ट्राई कर लीजिए, हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए एम ए कितना दिया गया है, बात क्या होगा कि हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो एम ए हमारा आ गया 0.1 और वी ए 1.67। वैल्यूज पुट करने में बहुत ध्यान रखें, थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो पूरे आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। एम बी 0.2 और वी बी निकालनी है। ठीक, इज इक्वल टू एम ए 0.1 इंटू यू ए 2 प्लस एम ए यू ए और एम बी 0.2 इंटू यू बी 1। सॉल्व करने के आंसर आ जाएगा। पुट करने में एक बार गलती हो गई थी, वही से काटे हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 167.0 करेंगे तो यही आंसर आएगा आपका। करके देख लीजिए आराम से, सॉल्व पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए करिए एक बार। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हम तो बता ही रहे हैं। 0.2 प्लस 0.2 आ जाएगा तो फायदा ही होगा, नुकसान तो हमें नहीं लगता कोई है। 0.2 वी इसको इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। 0.167 सही है ना। वी बी माइनस करिए 0.400। पॉइंट वाला सॉल्व करने में दिक्कत बहुत होती है लोगों को ना। 167 3 और 2 0.233 अपॉन 0.2 कितना आएगा हमारा फिर। वी बी इज इक्वल टू 1.165 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए फिर से बता दे रहे हैं, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहला आपको जो फार्मूला पता होना चाहिए, दूसरा वैल्यूज पुट करने में आपको सावधानी देने की बहुत ज़रूरत है। एक भी पॉइंट कहीं अगर गलत हो गया तो आंसर आपका आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक, फार्मूला याद कर लें, वैल्यूज बहुत सावधानी पूर्वक पुट करें, और माइनस प्लस में खास करके इस तरह क्वेश्चन में जो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में और स्पेशली पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल आराम सॉल्व करें। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन वो 4 बार गलत करके सही करें, उससे कहीं बेहतर है। ठीक, तो ये आपको इतना हमने बता दिया है, इसमें कुछ बचा नहीं है आपके चैप्टर में। अगले चैप्टर में अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बाकी सिलेबस में क्या क्या हमने आपको बताया पूरी तरह से ना। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप लिख के हमें बताएं, हम उसको कमी दूर करेंगे। और आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि कंटेंट हमारा सही लग रहा है या नहीं लोगों को, क्योंकि हमने नया शुरू किया है तो अभी उतना एक्सपीरियंस हमें फ़िलहाल है नहीं। ठीक, लेकिन बाकी इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी, गलत कहीं होंगी नहीं। और वैसे मुझे लग रहा है कि पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें फुटबॉल और वेलोसिटी चेंजेस वाले में, उसमें सॉरी आपका क्वेश्चन हमने 3 बता दिया था आंसर, लेकिन उसमें आंसर आपका 4 आएगा। तो वही एक चीज़ हमें लग रहा है गलत हो गई थी, आप उसे सही कर दीजिएगा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो उसमें वो यही था कि जब वो ऑब्जेक्ट जब रुक गई थी तो वहाँ पर भी माना गया उसकी वेलोसिटी एक बार बदली हुई है। तो वहाँ पर हमने आपको 3 बताया था, आप उसे 4 कर दीजिए। कहाँ का है ये, फुटबॉल एंड वेलोसिटी चेंज।
इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है आपको लॉ ऑफ मोशन में, तो आप उसमें नोट कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। चलिए अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन अच्छा वीडियो है, ठीक है, आप देखिए। बाकी अगले में हम अपनी एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। ओके बाय, टेक केयर। और पढ़ते लिखते रहिए, पढ़ने लिखने में कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है। अगर आदत आपको बन जाए किसी कोई काम करने की तो उसमें फिर मज़ा आने लगता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी कोरोना की वजह से हालत ख़राब हुई है सबकी, लेकिन फिर भी आदत बनाए रहिए, क्योंकि अच्छी आदतें बनने में बहुत टाइम लगता है लेकिन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। और एक्सरसाइज के जहाँ तक 3 वीडियो बनेगा, क्योंकि उसमें 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 3 करके फिर हमने अपना ये चैप्टर ख़त्म करके अगले चैप्टर में चलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।